हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो आई एम बैक ऑन चैम्पियन ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को कहा था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वो अकाउंटेंसी के किसी चैप्टर पे मैं बेस आपके लिए कोई वीडियो लेकर आऊँगी। तो अभी जो मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर सिलेक्ट किया है वो है आपकी बुक का टर्म सेकेंड से कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ इस चैप्टर को करते हुए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। धीरे धीरे आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पीरियड। मींस जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कैश फ्लोज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। अब कैश फ्लो जो है आपके टू टाइप्स के होंगे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लोज का मतलब कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, एंड आउटफ्लो ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। अब इसमें मैंने हाईलाइट किया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके क्या होते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई आपकी, चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, और कैश इन हैंड। ये सारी ही चीजें आप किसके अंदर इंक्लूड करते हो? कैश इक्विवेलेंट के अंदर। ये जो आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ये पार्ट होते हैं आपके करंट असेट्स का। कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, ये वन वर्ड में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है? आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है। बेसिकली जो हमारे टू टाइप के मेथड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें से जो हमारा फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड है आपका इनडायरेक्ट मेथड। इसमें हमें डायरेक्ट मेथड के बारे में नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना प्रिपेयर करेंगे वो इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली इन शॉर्ट में आपसे ये कहूंगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और यहाँ पर आप दो चीजों को लेकर चलोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड, यानी ऐसे चेक और ड्राफ्ट जो आपके हैंड में है, एंड लास्ट है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये आपके करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती है जिन्हें आप विद इन 1 ईयर किसके अंदर चेंज कर सकते हैं? कैश के अंदर चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंडर ये आपकी प्रिपेयर की जाती है। तो अब इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को मैं सबसे पहले दो पॉइंट्स की तरफ लेकर चलूंगी। सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वो है प्रॉफिट का। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि जो हम लोगों ने 11th के अंदर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, वहां पर ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट हम लोग बनाते थे। तो वहां से हम लोग अपना क्या निकालते थे? प्रॉफिट निकालते थे। उस प्रॉफिट को आगे अब हम कैसे यूज करते हैं, उस प्रॉफिट का हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन करना सीखा कि कैसे हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट में। आई थिंक आप लोगों ने किया होगा फर्स्ट टर्म में। तो अब उस प्रॉफिट को एक तरह से अगर हम लोग देखें तो मेनली ये जो प्रॉफिट है ये आपका 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फर्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से वो कुछ पार्ट टैक्स पे करने के लिए जो प्रोविजन है उसके लिए रख लेगी। सेकंड जो है इंटरिम डिविडेंड। मैं एक एक करके आप लोगों को क्लियर करूंगी। सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग आई नो वेरी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। एंड आपका है प्रपोज डिविडेंड। जस्ट अ मिनट वेट। प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, एंड एक है आपका
ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट तो हो गया, वो जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, आगे का मेन पार्ट क्या है कि अब उस ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कैसे करना है, उसको कैसे वो मैनेज करेगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए चार तरीके से वो मैनेज कर सकती है। फर्स्ट वो क्या करेगी, जो प्रॉफिट उसको हुआ है, क्योंकि हर साल कंपनी को टैक्स पे करना होता है, तो वो क्या करती है कि पहले से ही एडवांस में ही टैक्स के लिए प्रोविजन बना लेगी उन्हीं प्रॉफिट में से। सेकंड है आपका इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपका ईयर होता है उसके बीच में जो डिविडेंड पे करती है वो होता है इंटरिम डिविडेंड। अब क्योंकि वो मिड में जो है डिविडेंड पे कर रही है, तो उसके लिए उसको प्रोविजन कब बनाना होगा, स्टार्टिंग में ही बनाकर चलना होगा, तो इसके लिए वो प्रोविजन बना लेती है अपने प्रॉफिट में से। नेक्स्ट आता है आपका प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, जिसके लिए प्रपोजल पास किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग जो होती है उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, तो उसके लिए प्रपोजल पास किया जाता है। एक चीज याद रखना, जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसके लिए प्रपोजल आप अगर करंट ईयर में पास कर रहे हो तो वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा। तो कंपनी क्या करेगी, जैसे प्रीवियस ईयर में अगर मान लीजिए उसने प्रपोज डिविडेंड है उसके लिए प्रपोजल पास कर लिया था, तो करंट ईयर में उसको पे करना होगा, तो उसके लिए वो पहले से ही प्रोविजन बनाकर चलेगी। एंड आपका ट्रांसफर टू रिजर्व, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है उसमें से वो कुछ पार्ट रिजर्व में भी ट्रांसफर करती है, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारी अनसर्टेनिटी जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है, तो उनको फेस करने के लिए वो क्या करती है, कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, ताकि उसे इन फ्यूचर अगर कोई यूज हो तो वो उसका यूज कर सकती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है उससे उसने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। और बाकी का अगर कुछ पार्ट बच जाता है तो वो जो है आपका चला जाता है सरप्लस अकाउंट में। तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेकर चलती हूँ कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज का, 1 लाख का उसको टोटल प्रॉफिट हो गया, इसमें से उसने 20,000 प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए रख दिया, देन उसके बाद 30,000 उसने इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया, देन उसके बाद उसने 20,000 प्रपोज डिविडेंड के लिए रख दिया, एंड 20,000 उसने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो 1 लाख था, 1 लाख में से 20,000 आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 30,000 आपका इंटरिम डिविडेंड, 20 30 50 एंड 20 आपका 70 एंड 20 90, तो टोटल उसका 90,000 है वो एप्रोप्रिएट हो चुका है, एप्रोप्रिएशन हो चुका है, उसका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो बाकी का जो बचेगा 10,000 ये आपका शो करेगा सरप्लस को। तो इस तरीके से जो नेट प्रॉफिट है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये पॉइंट सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आप लोग जैसा कि जानते हो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर आपकी 3 तरह की एक्टिविटीज आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जब हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर जो सबसे पहली एडजस्टमेंट होती है वो होती है आपकी नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग। तो वहां ये पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वापस से डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ मैंने जितना बताया आप इतना ही इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, देन आगे हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोबारा से। फिर से मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ, जो आपका प्रॉफिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट होता है उसको किस तरीके से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, चार तरीके से, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है। देन उसके बाद सेकंड थिंग है आपकी, एक सेकंड इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। Actually, I am using it first time, so थोड़ा सा नर्वस हूँ, पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, बट ट्राई कर, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। चलिए,
प्लीज कुछ गलती हो तो माफ कर देना। देखिए जो सेकंड पॉइंट है वो आपका है ऑपरेटिंग, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको तीन तरीके से कैश फ्लो हो सकता है उसके अंदर। फर्स्ट, बेसिकली तीन तरह की एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनकी वजह से कैश फ्लो होता है। फर्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। राइटिंग प्रूव हो रही है ना? चलिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेसिकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर तीन तरीके के ट्रांजेक्शन्स होती है जिनकी वजह से कैश का फ्लो होता है। और ये जो तीन एक्टिविटीज होती हैं, इन तीन एक्टिविटीज के बेस पे ही आपकी पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो इन तीन एक्टिविटीज के बेस पर आपकी प्रिपेयर की जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको बैलेंस शीट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप तीन तरह की एक्टिविटीज जो आप शो करोगे ना, ये टोटली आपकी बैलेंस शीट से निकली है। अब आप कहोगे मैम कैसे, तो मैं एक बार आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर देती हूँ। आज का जो हम लोगों का ये लेक्चर है, इसमें सिर्फ हम ओनली कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिगार्डिंग जो बेसिक चीजें हैं वही पढ़ेंगे। बाकी जो प्रैक्टिकल जो पार्ट है और जो इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। बेसिकली इसके अंदर जो आपकी आती हैं गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखिए जो बैलेंस शीट आप बनाते हो, जैसे ये आपकी बैलेंस शीट है, यहाँ पर आप क्या शो करते हो लायबिलिटीज, यहाँ पर आप क्या शो करते हो असेट्स। तो जो आपकी असेट्स हैं इसमें आप फर्दर इसको बाइफरकेट कर देते हो करंट असेट्स में एंड नॉन करंट असेट्स में। और जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं इसमें आपके थ्री पार्ट्स होते हैं, शेयर होल्डर फंड, देन आपका करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखिए पूरी की पूरी जो आपकी बैलेंस शीट है ना, इसको मैं एक एक करके इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड कर दूंगी। कैसे? जो शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले मैंने आपको बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है, बेसिकली जो बिजनेस कर रही है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी आएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो इसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इसमें आपकी करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आएंगी। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो वो आप जो रॉ मटेरियल है उसको आप कहाँ दिखाओगे, स्टॉक में। स्टॉक आपका किसका पार्ट है, करंट असेट्स का पार्ट। अगर मान लीजिए वो क्रेडिट में परचेज कर रही है तो क्या होगा, आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो वो आपका किसका पार्ट हो जाएगा, लायबिलिटीज का। ठीक है, करंट लायबिलिटीज का। ऐसे ही मान लीजिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल करती है अपने गुड्स की, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा, करंट असेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा और जो आपके डेटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और अगर कैश में सेल करती है तो कैश बढ़ जाएगी, डेट मीन्स आपका करंट असेट बढ़ जाएंगे और आपके जो है डेटर्स का तो उसमें कोई रोल होगा ही नहीं, स्टॉक आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों ही आपकी अफेक्ट हो रही है गुड्स जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। इसके अलावा इसमें जो तीसरा जो पार्ट है वो है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो पार्ट है ये कहाँ से आया आपका, ये भी तो आपका प्रॉफिट का ही पार्ट है जो आपने प्रॉफिट में से बनाया है। मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस जो आपकी स्लाइड थी उसके अंदर, जो आपका जो प्रॉफिट होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड, इन चारों के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका किससे बना हुआ है, प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो इसको भी हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो देखिए करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, हम लोगों ने यहाँ से बैलेंस शीट से आपकी करंट असेट्स ले ली,
करंट लायबिलिटी ले ली और इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों ने ले लिया, जो कि किसके अंदर आ गया, ऑपरेटिंग के अंदर। अब मैं बात करूंगी इन्वेस्टिंग के अंदर। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? इन्वेस्टिंग के अंदर बेसिकली जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्ट किया हुआ है, अब इन्वेस्टमेंट वो किसके अंदर करेगी? लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। ये सब क्या है? नॉन करंट असेट्स आपकी। तो इन्वेस्टिंग के अंदर आपकी नॉन करंट असेट्स आती हैं। और लास्ट आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग का मतलब ये मेन फंक्शन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। तो फाइनेंस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से अरेंज कर सकती है। फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल के थ्रू, शेयर कैपिटल के थ्रू, एंड सेकंड आता है आपका डेट कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के अंदर आता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड जो डेट्स आते हैं आपके उसके अंदर आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मींस जैसे आपका बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी फाइनेंसिंग के अंदर आती हैं। तो देखिए बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आपके पार्ट्स थे वो सारे के सारे आपके किसके अंदर आ चुके हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आपका करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी एंड रिजर्व को ले लिया मैंने। चलिए यहाँ से हटा देती हूँ, करंट असेट्स गया आपका, करंट लायबिलिटी भी चला गया एंड रिजर्व एंड सरप्लस भी चला गया। देन इसके बाद आपका इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग के अंदर आपने नॉन करेंट्स को भी ले लिया। फाइनेंसिंग के अंदर आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों, और इसके अलावा आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो ये देखिए मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक पॉइंट। जो आगे की क्लास हम लोग करेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को थोड़ा सा डीपली। देन इसके बाद हम इसके चार्ट की तरफ चल के इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। मैंने अपना बेस्ट वे में समझाने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए इसी चीज को ही बताया कि इन एवरी बिजनेस देयर आर थ्री मेन एक्टिविटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैश फ्लो। मेनली तीन तरह की एक्टिविटीज होती है एक बिजनेस के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज बहुत मेहनत की है गाइस मैंने ये वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। अभी कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, तो उसके पीछे यही रीजन था, थोड़ा सा मटेरियल मैं अरेंज कर रही थी और आज मैंने कोशिश की है उसको समझाने की आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा जो आपका बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, और ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन भी मिल जाए। बस इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और प्लीज़ कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू।